लखीमपुर खीरी तशद्दुद मामले के अहम मुलजिम आशीष मिश्रा टेनी की जमानत की अर्जी को चैलेंज करने वाली अर्दाश पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज रख लिया है। समाअत के दौरान अर्जी गुजार के वकील ने कहा कि जमानत देते वक्त अदालत ने कई अहम सबूतों को नजरअंदाज किया है। अर्जी गुजार के वकील ने कहा कि चार्जशीट में ये जिक्र है कि जिस गाड़ी से लोगों को कुचला गया उसमें आशीष मिश्रा सवार थे। वहीं यूपी हुकूमत के वकील राम जेठमलानी ने भी कहा कि ये एक संगीन मामला है, इसलिए यूपी हुकूमत ने हाईकोर्ट में आशीष मिश्रा की जमानत की मुखालफत की थी। यूक्रेन ने कीव में बुचला इलाके में कत्लेआम का इल्ज़ाम लगाया है रूस पर। यूक्रेन के प्रोसिक्यूटर जनरल का कहना है कि बुचा से अब तक 410 लाशें बरामद की जा चुकी है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने वीडियो पैगाम में कहा कि सैकड़ों अफराद रूसी जारहियत के नतीजे में हलाक कर दिए गए। इन्होंने रूसी फौज को कातिल, दरिंदा सिफत और लुटेरा करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी इसका इंकशाफ किया है और सदमे का इजहार किया। इन्होंने इस मामले में आज़ाद जाँच का मुतालबा किया है। कनाडा के वज़ीर आज़म और जर्मनी के वज़ीर दिफा ने कीव में रूसी फौज के मुबैना मज़ालिम की मजम्मत की। इन्होंने यूरोपीय यूनियन से रूस से गैस बरामद करने के फैसले पर पाबंदी लगाने पर गौर खौस करने की बात कही। उधर रूस ने यूक्रेन के कत्लेआम के इल्ज़ाम की तरदीद की। रूस का कहना है कि इस पर यह इल्ज़ाम अमन मुज़ाकरात को पटरी से उतारने की एक साजिश है। इस बीच चेर्निहिव शहर पर यूक्रेनी फौज ने दोबारा कब्जा करने का दावा किया। उड़ीसा में लड़ाई जारी है। मारिउपोल और दीगर जंगज़दा शहरों में फंसे अफराद को निकालने का भी अमल जारी है। Президенти зазвичай не записують таких звернень, як це. Але сьогодні я повинен сказати саме так. Сказати після того, що відкрилося в Бучі та інших наших містах, звідки вигнали окупантів. Сотні вбитих людей. Закатованих, розстріляних, мирних людей. Тіла на вулицях, замінована територія, заміновані навіть тіла вбитих. Повсюди наслідки мародерства. На нашій землі побувало концентроване зло, вбивці, кати, гвалтівники, мародери, які називають себе армією і які заслуговують тільки на смерть після того, що вони зробили. पाकिस्तान की कौमी असम्बली में डिप्टी स्पीकर कासिम रसूल सूरी की जानिब से अपोजिशन की जानिब से वज़ीर आज़म के खिलाफ पेश की गई तहरीक अदम एतमाद बगैर वोटिंग के मुस्तरद किए जाने के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर आज सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। समाअत आज दोपहर 2 बजे होगी। कल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अज खुद मामले का नोटिस लेते हुए तमाम सियासी क़ुव्वतों और रियासती इदारों को आइनी हुदूद के मुताबिक किरदार अदा करने की हिदायत करते हुए कहा था कि वज़ीर आज़म और सदर के तमाम अहकामात सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले से मशरूत होंगी, जबकि समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील देने का भी फैसला सुनाया था। वैसे भी पाकिस्तान के अंदर आइन या कॉन्स्टिट्यूशन के कोई संविधान की कोई परवाह लोग करते नहीं हैं, वही होता है जो सेना चाहती है। जनरल कमर बाजवा ने इनको सामने 2 प्रपोजल रखे थे कि या तो आप रिज़ाइन कीजिए, अगर रिज़ाइन नहीं कर रहे हैं तो आप पार्लियामेंट को भंग कीजिए, असम्बली को भंग कीजिए और नए इलेक्शन कराइए। तो इन्हीं ने दूसरे ऑप्शन को ऑप्ट कर लिया। दूसरा ऑप्शन मेरा ख्याल इसलिए दिया था कि इन्हीं ने अपने को पूरा प्रो चाइनीज़ जो पोजीशन ली थी, उससे उनको लगा कि अगर इनको एकदम से हटाया जाता है तो चाइना नाराज़ ना हो जाए, इसलिए कि इन्हीं ने चाइना के ही कार्ड खेले अफ़गानिस्तान में भी और हिंदुस्तान में भी। जिस तरीके से डील किया हिंदुस्तान, उससे भी चाइना काफ़ी खुश था। ये लोग नहीं चाहते थे। हालांकि कमर बाजवा ने अब कहा है कि वो अमेरिका से भी संबंध बनाएगा। कई चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है और ये स्थिति मैं नहीं समझता कि आने वाले समय में भी आसानी से इसमें कोई सुधार आएगा। हदबंदी कमीशन की चेयरपर्सन जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई और उनकी टीम आज जम्मू के दौरे पर है। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई का सियासी लीडरों और समाजी ग्रुपों से मुलाकात का प्रोग्राम है। वहीं ड्राफ्ट रिपोर्ट पर सियासी और समाजी ग्रुपों का रद्द-ए-अमल भी हासिल किया जाएगा। हम इस वक्त जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में खड़े हैं और यहाँ पे ही जो आप पीछे देख रहे हैं, यहाँ से ही
डिलिमिटेशन कमीशन की जो चेयरपर्सन है जस्टिस रिटायर्ड रंजना प्रकाश देसाई, वो और जो डिलिमिटेशन कमीशन के बाकी मेंबरान हैं और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं JNK के, वो सभी अंदर दाखिल हुए हैं कुछ देर पहले। और यहाँ पे वो तकरीबन 3 बजे तक यहाँ पे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से मिलेंगे, पॉलिटिकल पार्टी से मिलेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज में BJP है, कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है, इसी तरह सोशल और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें जो विस्थापित समाज है, POK रिफ्यूजीज हैं, बाकी जितने भी संस्थाएं हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, उन लोगों से ये मिलेंगे। तकरीबन 220 के करीब लोगों से आज ये यहाँ पे बात करेंगे। और जाहिर तौर पर जो मंथन है, जो बातचीत होगी, वो 3-4 बिंदुओं पर होगी। पहला, जो ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाया गया है डिलिमिटेशन कमीशन की, जो प्रपोजल्स हैं, उस पर बात होगी, क्योंकि बहुत सारी रिजर्वेशंस आई हैं उस पर। आज कांग्रेस ने उस पर प्रोटेस्ट भी किया है। जो ड्राफ्ट रिपोर्ट की प्रपोजल्स हैं, उनका ये कहना है कि इसमें एक पार्टी को जो है BJP को फेवर किया जा रहा है। उस पर वो अपनी बात करेंगे। उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे। BJP की तरफ से जो प्रेसिडेंट हैं रविंद्र रैना, वो यहाँ पे आएंगे, वो बात करेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे उनसे मिलेंगे और 3 बजे तक ये अमल जारी रहेगा। और जो डिलिमिटेशन कमीशन का आज का जो पब्लिक सिटिंग है यहाँ पे, जो इनका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जम्मू में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन, उन सभी की फीडबैक, चाहे पुंछ, राजौरी, डोडा और बाकी डिस्ट्रिक्ट से, वो भी यहाँ पे लोग आएंगे। वो अपनी बात यहाँ पे करेंगे। जो उनकी प्रॉब्लम है, जो उनकी जो ऑब्जेक्शंस हैं इस ड्राफ्ट रिपोर्ट पे, वो फाइल करेंगे। उसके बाद 3 बजे के करीब ये श्रीनगर की तरफ मूव करेगा डिलिमिटेशन कमीशन का जो टीम है। और वहाँ पे कल दिन भर वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से, पॉलिटिकल पार्टी से, सोशल ऑर्गेनाइजेशन से बात करेंगे। और कल फिर शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाद वो दिल्ली चले जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ये दौरा जो है डिलिमिटेशन कमीशन का बहुत इंपॉर्टेंट दौरा है, क्योंकि ऐसी बातें हो रही है कि असेंबली के इलेक्शन यहाँ सितंबर-अक्टूबर के बीच में हो सकते हैं। तो फाइनली अब, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने भी कहा है कि अब डिलिमिटेशन कमीशन का जो प्रोसेस है वो जल्द से जल्द कंप्लीट होगा। और ऐसा लगता है कि ये दौरा जब ये खत्म करेंगे, उसके बाद जो आगे की हो, तो इसमें पूरी तरह से ये जल्दी से जल्दी इस प्रोसेस को खत्म करके यहाँ पे असेंबली इलेक्शंस का अनाउंसमेंट हो सकता है। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18, जम्मू। उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो मुहिम की शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस मुहिम की शुरुआत की है। उन्होंने तमाम अरकान असेंबली से कहा है कि वो अपने अपने इलाके के एक-एक स्कूल को गोद लें, ताकि स्कूल की तरक्की की जा सके और स्कूल में असातिज़ा को यकीनी बनाया जा सके। स्कूल में असातिज़ा की तैनाती को यकीनी बनाने की बात की गई है। साथ ही तलबा को यूनिफॉर्म के साथ जूते और मोजे भी फराहम किए जाएंगे। दिशा में हम एक कदम और आगे बढ़े। सपना और हर्षिता। आज प्रदेश सरकार स्नातक प्रास्नातक के सभी छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण करने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा रही है। लेकिन हम सबको शिक्षा की सबसे बेसिक, यानी जो सबसे आधारभूत इकाई है, बेसिक शिक्षा, इस पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। बहुत सारे बच्चे होंगे जो 2 वर्ष के अंदर स्कूल का मुंह न देखे हों और अब स्कूल जाने में उनको थोड़ा आलस आ रही हो, और इसलिए तय किया गया कि हमें फिर से स्कूल चलो अभियान के कार्यक्रम के साथ हर एक बच्चे को जोड़ना होगा, हर एक परिवार को जोड़ना होगा और कोई बच्चा छूटने न पाए। इसके लिए समाज को एक संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। राजस्थान के करौली में तशद्दुद के बाद अब हालात रफ्ता रफ्ता मामूल पर आ रहे हैं। 3 दिन से वहाँ पर लगातार कर्फ्यू जारी है, लेकिन कर्फ्यू में कुछ ढील दी गई है। इंतजामिया ने कुछ राशन वगैरह जो कर्फ्यू ज़दा इलाके वहाँ के लोगों को पहुँचाए हैं। इस दौरान 46 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जबकि 21 गाड़ियाँ भी जब्त की गई हैं। इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं वो हटवाड़ा बाजार है। जी हां, करौली का हटवाड़ा बाजार। ये ऐसा शहर जो सांप्रदायिक सौहार्द की एक मिसाल है। कहा जाता है कि मदन मोहन जी के साथ ये शहर जागता है, मदन मोहन जी के साथ ही ये शहर सोता है। एक ऐसी मिसाल जहां पे हिंदू और जो मुस्लिम हैं
वो यहाँ साथ रहते हैं, साथ काम करते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं। आज तक यहाँ पर सांप्रदायिक जो सौहार्द की जो एक मिसाल है वो हमेशा पेश की गई है। लेकिन कल नव संवत्सर पर जो एक बाइक रैली थी उसके पर जो पथराव हुआ, हिंसा हुई, उसके बाद में उसके जो निशान हैं वो आज हम दिखाएंगे इस हटवड़ा बाजार में। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पहले बाइक रैली पर जो हिंदू संगठनों की ओर से निकाली गई थी, वहाँ पहले बाइक रैली निकाली जा रही थी। आदर्श विद्या मंदिर स्कूल से रवाना हुई यह रैली सर्किल में विभिन्न जो बाजार हैं वहां से होते हुए इसी हटवाड़ा बाजार में पहुंची और यहीं पर जब जुलूस निकल रहा था उसी दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने रैली पर पथराव करना शुरू कर दिया। इसके बाद हिंसा ऐसी हुई कि दुकानों को पहले लूटा गया, वहां पर तोड़फोड़ की गई और उसके बाद जो है वहां पर सामानों को जला दिया गया। आप देखते हैं ये जो हिंसा के जो निशान है आज भी नजर आ रहे हैं। कल जो आगजनी हुई थी उसका धुआं आज भी नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं ये जो पूरा मकान है इसको पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। यहाँ तोड़फोड़ हुई है, यहाँ पर आगजनी हुई है और जो ये पूरा जो मकान है, हो सकता है कि जो यहाँ पे रहने वाले लोग थे वो शायद पहले ही भाग चुके होंगे, अन्यथा उनकी जो जान है काफी जा सकती थी। लेकिन अब हम आपको दिखाएंगे ये जो पूरा मकान है ये पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। इसको जो है जो हमारी पुलिस अधिकारियों से बातचीत हुई, प्रशासनिक अधिकारियों से जो हमारी बातचीत हुई कि कुछ जो कर्फ्यू जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद इस मकान को गिराया जाएगा। उसी तरह मैं जो है मेरे कैमरा पर्सन से कहूँगा कि एक बार वो दिखाएं कि ये जो मकान है, देखिए यहाँ पर जो मैं मेरे अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि इस मकान को वो दिखाएं। यहाँ भी जो है अभी जो हिंसा को हुए करीब 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, धुआं जो है यहाँ बाकी है। पूरी तरह से ये जो मकान है क्षतिग्रस्त कर दिए गए हैं। जी हाँ, इनको पहले तोड़ा गया, तोड़फोड़ की गई, लूटपाट की गई और उसके बाद इन मकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। हाल ऐसा है कि हिंसा मतलब ये जो दृश्य है वो बता रहे हैं कि किस कदर करौली में जो ये हिंसा हुई थी, लगा इतना मतलब विभत्स हिंसा, जिसके बाद प्रशासन को लगातार जो है भागना पड़ा। जयपुर से जो है करीब काफ़ी अफसरों की जो टीम यहाँ भेजनी पड़ी। 50 से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर्स को यहाँ पर लगाया गया। करीब 1200 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को जो जाब्ता है वो यहाँ भेजा गया। 5 से ज़्यादा जो IPS हैं उनको यहाँ भेजा गया। लगातार रात भर पुलिस ने गश्त की। 15 जो हिंसाग्रस्त जो इलाके हैं यहाँ 15 उसको जोनों में बांटा गया है कि कौन सा जो इलाका है वो उसमें कितनी हिंसा हुई है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है पुलिस का जो डिप्लॉयमेंट किया गया है। और मैं सांप्रदायिक यदि सौहार्द की यदि मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए ये अगर ये मकान जो है ये हिंदुओं का है तो इसी के जो बगल में जो ये मकान है जिसका क्षतिग्रस्त हुआ है ये एक मुस्लिम परिवार का मकान है। यदि यहीं पर एक दुकान का नाम यदि मुस्कान बेंगल्स है यानी कि मुस्लिमों की दुकान है, तो यहीं पर दीपक ज्वेलर्स भी है। यानी कि सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम लगातार साथ काम करते हैं, भाईचारा उनमें रहता है। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से यहाँ पर जो है लगातार हिंसा की जो कल एक घटना हुई उसके बाद अब जो है तनाव जो है व्याप्त है। लेकिन मैं कहूँगा कि शांति जो है यहाँ बहाल है। पुलिस जाब्ता जो है यहाँ पर मौजूद है, माकूल व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था है। पुलिस का दावा है कि कोई को अब जो है हिंसा नहीं की जाएगी, हिंसा होने दिया जाएगा। और देखिए मैं आपको एक सांप्रदायिक सौहार्द की यदि बात कहूँ तो यहीं पर हनुमान मिष्ठान भंडार है। आप देखिए ये हनुमान मिष्ठान भंडार है तो बगल में जावेद कंगन स्टोर है। ये जो दृश्य है ये दृश्य यहाँ करौली के सांप्रदायिक सौहार्द की एक मिसाल है। आप देखिए ये बताया जा रहा है कि पहली बार जो हिंसा करौली के इतिहास में हुई है, इससे पहले बहुत कुछ वर्षों पहले भी हुआ होगा, लेकिन पिछले कई सालों में जो है इस तरह की सांप्रदायिक हिंसा जो है यहाँ पर नहीं हुई। लेकिन ये कौन लोग हैं जो इस हिंसा को उन्होंने किया है? क्या ये सुनियोजित एक षड्यंत्र था या फिर इस हिंसा को किसी प्लानिंग के तहत किया गया या फिर ये हिंसा एक तात्कालिक घटना थी? इसकी जांच पुलिस करेगी। फिलहाल कैमरा पर्सन यासीन के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और करौली तशद्दुद मामले पर राजस्थान की गहलोत हुकूमत को बीजेपी ने तनकीद का निशाना बनाया है। बीजेपी लीडर अर्जुन मेघवाल के मुताबिक राजस्थान में कांग्रेस फिरका वाराना सियासत कर रही है। उन्होंने वज़ीर आला से इस्तीफे की मांग भी की है। मेरे साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी मौजूद हैं। सर, करौली में जो दंगा हुआ है उसको आप कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखिए, करौली में जो घटना घटी वो निंदनीय तो है ही, लेकिन साथ में जो वर्तमान में राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार है उसकी तुष्टीकरण नीति का परिणाम है। विक्रम संवत शुरू होता है तो विक्रम संवत को मानने वाले, मनाने वाले इकट्ठा होते हैं और पूरे देश में होते हैं। चैत्र नवरात्रा के अवसर पर अब साउथ में जाएंगे, ईस्ट में जाएंगे, वेस्ट में जाएंगे, नॉर्थ में कहीं भी जाएंगे तो ये विक्रम संवत की शुरुआत पे लोग इकट्ठे होते हैं
और उसमें तुष्टीकरण की नीति के कारण एक विशेष समुदाय के लोगों ने जो ये कार्यक्रम किया, उन पे पथराव किया और नारेबाजी की, ये निंदनीय है और कानून व्यवस्था चौपट हो गई राजस्थान में, ये दर्शाता है। सर, मुख्यमंत्री वही कह रहे हैं कि चुनाव सामने है, लिया जाए बीजेपी की तरफ से, मतलब आरोप है बीजेपी के ऊपर उनका कि ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है। नहीं, मुख्यमंत्री जी ने तो एक अजीब सा बयान दिया है। घटना की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी को लोगों को समझाना चाहिए। लोगों ने कांग्रेस को समझा दिया कि आप घर बैठो। अब यूपी में भी समझा दिया, जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां समझा रहे हैं। यहाँ तुष्टीकरण की नीति के सारे वो थोड़े है यहाँ राजस्थान में कांग्रेस, लेकिन 2023 के चुनाव में इस तुष्टीकरण की नीति का जो जवाब जनता देगी, कांग्रेस दिखेगी नहीं। सर, लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, ऐसे में मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए भाई ऐसी घटनाओं पर। बहुत धन्यवाद सर। तो अर्जुन राम मेघवाल जी का कहना है कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, जो घटना घटी है, जो दंगा हुआ है और कानून व्यवस्था प्रदेश की पूरी तरह बिगड़ी हुई है। कैमरा पर्सन अंकित जैन के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18 दिल्ली। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। अब दिल्ली में मास्क नहीं लगाने पर आपको जुर्माना नहीं अदा करना पड़ेगा। मास्क से तो दिल्ली वालों को छुटकारा मिल गया, लेकिन इस बीच एक बुरी खबर ये भी आ रही है कि कोरोना के केसेस में थोड़ा सा दिल्ली में उछाल देखा गया है। ऐसे में डॉक्टर एम वली का कहना है कि जब भी आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएं, मास्क जरूर लगाएं ताकि जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उसमें हम रोकथाम कर सकें। हमारी नुमाइंदा रचना ने एम वली से खास बातचीत की। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में मास्क ना लगाने पर जुर्माने को खत्म कर दिया है, यानी कि तमाम पाबंदियां हटा दी गई हैं। दूसरी तरफ दिल्ली में एक बार फिर से कोविड के मामले बढ़ने लगे हैं, तो ऐसे में ये पाबंदियां हटाना कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, इस पूरे मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर एम वली। डॉक्टर साहब, पाबंदियां तो हटा दी गई, लोगों को राहत भी मिली है, लेकिन अगर हम गौर करें तो कोरोना के मामले फिर से बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में ये पाबंदियां हटाना कितना मुश्किल वाला हो सकता है? देखिए, जिस दिन ये सर्कुलर आया था और जिस दिन ये बात हुई थी कि पाबंदी हट रही है, मैंने तो इसको ये कहा था, ये कहना ही गलत है कि पाबंदी हटा दी गई है। मैंने कहा था पाबंदी में रिलैक्सेशन मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि सरकार ने पूरी जिम्मेदारी हमारी झोली में डाल दी कि आप लगाओगे मास्क तो आप बचोगे, नहीं लगाओगे तो हम फाइन नहीं करेंगे। ये फ़र्क हुआ है। तो मास्क लगाना है, अपना जो गार्ड है कोविड का उसको लूज़ नहीं करना है, गार्ड को डाउन नहीं करना है और डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करनी है। और मैं देख रहा हूँ, ये अच्छी बात भी देख रहा हूँ कि लोग सेंसिटाइज्ड हैं और बावजूद इसके कि उनको पता है कि अब मास्क पे चालान नहीं होगा, फिर भी वो लोग मास्क लगा रहे हैं। और आज मेरे खुद अपने ड्राइवर ने सुबह मुझसे आके कहा कि मैं मास्क भूल गया हूँ, तो मैंने उसको बोला मास्क लगाओ और मेरी गाड़ी में मास्क एक्स्ट्रा था उसमें से दिया। तो लोगों में ये जागरूकता है, पैदा हुई है और ये अच्छी बात है कि जागरूकता रहनी चाहिए और जागरूकता में ढील हुई तो आपने ठीक कहा, दिल्ली में भी केसेस बढ़ रहे हैं और नए केसेस भी आ रहे हैं। मेरे कंसल्टेंट ने सुबह ही मुझे गंगाराम हॉस्पिटल में बताया कि वसंत विहार एरिया से उनके पास पेशेंट आए हैं। आपने देखा होगा शंघाई में लॉकडाउन की बात सब देख रहे हैं। अभी चूँकि न्यूज़ दूसरी चल रही है इसलिए कोरोना की न्यूज़ डाउन प्ले हो रही है, लेकिन कोरोना है और चल रहा है, गया नहीं है। सर, एक चीज़ और है कि सरकार ने लोगों से ये कहा कि हम तो अपील करते हैं कि मास्क पहने, जुर्माना नहीं लगेगा, लेकिन ऐसे में जो मार्केट है जहाँ पर लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं वहाँ पर मास्क जो लोग नहीं लगा रहे हैं और जुर्माना भी नहीं लग रहा है, तो ये कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं और स्प्रेड होने की संभावना वहाँ ज़्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल सही पूछा है आपने। मार्केट हैं, मॉल्स हैं, दफ्तर हैं, पोस्ट ऑफिस हैं, बैंक्स हैं, इन सब में संभावना है। कोविड दिखाई नहीं दे रहा है, कोविड हवा में होगा, कोविड हवा से फैलेगा। मास्क इसका बेहतरीन बचाव है और मास्क को लगा के रखना, मैंने भी जैसे उतारा हुआ इस समय मास्क, वो भी ठीक नहीं है। तो मास्क को लगा के रखना है और मास्क को बार बार उतारना नहीं है। पानी पीने के प्रीटेक्स्ट से, खाना खाने के प्रीटेक्स्ट से या और किसी प्रीटेक्स्ट से मास्क को हटाना नहीं है बार बार, इसको लगा के कंटिन्यूअस रखना है।
तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर एम वली, जिनका कहना है कि सरकार ने भले ही जुर्माना खत्म कर दिया हो मास्क ना लगाने पर, लेकिन लोग अभी भी अवेयर हो रहे हैं और ऐसे में जो मास्क है वो हमारा सुरक्षा कवच है, उसका इस्तेमाल जरूर करें। कैमरा पर्सन फिरोज वानी के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। आज फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा दर्ज हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमत में 40 पैसे का इजाफा दर्ज किया गया है। दिल्ली में पेट्रोल 103 रुपये 81 पैसे फी लीटर फरोख्त हो रहा है। वहीं डीजल की कीमत 95 रुपये 7 पैसे हो गई, जबकि मुंबई में पेट्रोल की कीमत 118 रुपये 83 पैसे और डीजल की कीमत 103 रुपये 7 पैसे हो गई है। मुसलसल बढ़ती महंगाई ने आम लोगों के बजट को बिगाड़ दिया है। पहले तो पेट्रोल के दाम ठीक ठाक थे बेसिकली, तो अभी क्या है कि दाम बढ़ गए तो उसमें खर्चा और जो भी निकलता है वो एक्स्ट्रा हो गया है, तो इसलिए क्या है कि डेली आमदनी में भारी पड़ रही है। तो ये चीज़ है कि अगर पहले से पेट्रोल दाम ज़्यादा नहीं बढ़ते तो ठीक रहता, हमारा बाकी चीज़ भी चलता। आगे भी देखना है कि बिजली का बिल होगा, पानी का बिल होगा, सबका भरना होता है, तो इसमें ज़्यादा वो नहीं हो रहा इसमें। सर अब जेब पे बहुत ज़्यादा मार पड़ रही है, क्योंकि तेल महंगा होने से दिन भर की जो हमारी जो इनकम होती है वो सारी तेल के अंदर चली जाती है, तो इसीलिए आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है तेल के मामले के अंदर। पहले हम तेल जो डलवाते थे कम से कम 200 रुपये का 300 रुपये का डलवाते थे, और अब हमें तेल 100 रुपये का डलवाना पड़ रहा है, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है कि अब जेब पे सीधा फ़र्क पड़ने लग गया है तेल के ऊपर। सरकार से हम एक ही बात कहना चाहते हैं, तेल का रेट हमेशा हल्का कम रखना चाहिए, जिससे कि गरीब परिवार। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान और श्रीलंका के हालात पर हिंदुस्तान की नज़र। पीएम मोदी ने की वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर से मुलाकात, पड़ोसी ममालिक की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफ किया। पाकिस्तान में सियासी बहरान तो श्रीलंका में इमरजेंसी के हालात। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान और श्रीलंका के हालात पर हिंदुस्तान की पूरी नज़र है। पीएम मोदी ने वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर से इस ताल्लुक से बातचीत की, पड़ोसी ममालिक की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफ किया। पाकिस्तान में सियासी बहरान तो श्रीलंका में इमरजेंसी नाफिज है। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान और श्रीलंका में जो हालात बने हुए उस पर हिंदुस्तान की कड़ी नज़र है। पीएम मोदी ने वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर से इस ताल्लुक से बातचीत की है। पड़ोसी ममालिक के मौजूदा सूरत हाल के ताल्लुक से ब्रीफ किया गया है। पाकिस्तान में सियासी बहरान तो श्रीलंका में इमरजेंसी जैसे हालात। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पाकिस्तान और श्रीलंका से जुड़ी हुई। पाकिस्तान और श्रीलंका के हालात पर हिंदुस्तान की नज़र बनी हुई है। पीएम मोदी ने वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर से इस ताल्लुक से मुलाकात की है। पड़ोसी ममालिक के मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफ किया। पाकिस्तान में सियासी बहरान है तो श्रीलंका में इमरजेंसी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतनी, अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।